हेलो एवरीवन, मैं विपुल अग्रवाल आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, इस लेक्चर से पहले मैं आपको अपने कुछ पुराने लेक्चर्स के बारे में बता देता हूं। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने यूट्यूब पे 2 लेक्चर अपलोड करे हैं जिसमें हमने क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कराया है। बच्चों, उस चैप्टर के अगर मैं बारे में बात करूं तो उस चैप्टर में बच्चों हमने सीखा था इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी क्या होती है, कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, स्कार्सिटी का मतलब क्या है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों ने उस चैप्टर में सीखा। हम लोगों ने पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में सीखा, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सीखा और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में सीखा। मैंने इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है उन वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जाकर उन वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 से। वो यूनिट नंबर 2 भी है और चैप्टर नंबर 2 भी है हमारा। सर, यूनिट नंबर 2 कौन सी है? सर, यूनिट नंबर 2 है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ये हमारी यूनिट 2 का नाम है और इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? देखो बच्चों, जब हमने सिलेबस डिस्कस करा था, हमारी एक सिलेबस डिस्कशन की वीडियो भी है, उसके अंदर मैंने बोला है कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि एक कंज्यूमर बिहेव किस तरीके से करता है, उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सर, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सर, इस चैप्टर के बारे में भी इस चैप्टर में भी सर हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में ही पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में ही पढ़ेंगे, बट विद रेस्पेक्ट टू सेटिस्फेक्शन। विद रेस्पेक्ट टू सेटिस्फेक्शन यानी कि एक कंज्यूमर जब कोई गुड्स को कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन पैटर्न कैसा होता है। सर, वो सेटिस्फेक्शन उसको किस तरीके से मिलता है, किस पॉइंट पर जाकर वो मैक्सिमम सेटिस्फाई होता है, किस पॉइंट तक उसे गुड्स को कंज्यूम करना चाहिए कि उसके पैसे की वैल्यू उसे मिलती रहे, उसने जितना रुपया खर्च करा है उसकी उसी वैल्यू मिलती रहे। और ये सारी चीजें सर एक कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेंगी, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मेन एजेंडा इस चैप्टर का पढ़ने का होगा कि इस चैप्टर में हम लोग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बारे में जानेंगे कि एक कंज्यूमर जब किसी गुड्स को कंज्यूम करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन कैसा मिलता है। बात आई समझ में? तो आइए बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सर, ये चैप्टर भी ना एक तरीके से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। ये चैप्टर 2 थ्योरीज के अंदर डिवाइड है। वो सर कौन कौन सी थ्योरी है? एक है सर हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और एक है सर हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सर, यूटिलिटी क्या होती है? सर, यूटिलिटी का मतलब हो गया वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कहने का मतलब, जब आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो उस कमोडिटी के अंदर कितनी पावर है कि आपको वो सेटिस्फाई कर सके, इसी को बोलते हैं सर यूटिलिटी। तो इसके अंदर हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे सर, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है सर? तो अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इन्हीं दो मेन थ्योरीज के ऊपर ये चैप्टर डिवाइडेड है। तो आज की हम क्लास में बच्चों सीखेंगे क्या, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम लोग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सर, अब हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं सर कंज्यूमर क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इस चैप्टर में कंज्यूमर का बिहेवियर विद रेस्पेक्ट टू सेटिस्फेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग सर पढ़ते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर कौन होता है। सर, a consumer is the one who buys goods and services for the satisfaction of wants. For the satisfaction of wants. सर, कंज्यूमर वो पर्सन जो किसी गुड्स को कंज्यूम करता है। क्यों कंज्यूम करेगा? अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करेगा। मैं एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करता हूं, कोई भी चीज पहनता हूं, यूज करता हूं, कोई भी सामान खाता हूं, तो मैं क्यों करता हूं ऐसा? क्योंकि इससे मेरी वांट सेटिस्फाई हो सके, मेरी जरूरतें पूरी हो सकें। तो कंज्यूमर वही एक पर्सन है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ही टेक्स डिसीजंस विद रिगार्ड टू द काइंड्स ऑफ गुड टू बी परचेज्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने पिछले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन हमारी वांट्स क्या है बच्चों, अनलिमिटेड है। तो कंज्यूमर के आगे भी प्रॉब्लम आएगी कि अपनी उस लिमिटेड रिसोर्सेज से
कौन कौन सी चीज़ों को प्रेफरेंस एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर में लगाएगा कि नहीं मुझे सबसे पहले ये वाली चीज़ खरीदनी है, फिर ये वाली खरीदनी है, फिर ये वाली खरीदनी है, सो डैट उसका वांट सेटिस्फाई हो सके। वही है सर, वो डिसीजन लेता है इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि उसे कौन से गुड्स खरीदने हैं जिससे उसकी वांट्स को सेटिस्फैक्शन मिल सके। The main objective is to get maximum satisfaction from spending his income on various goods and services। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसकी इनकम यानी कि उसके रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट उसकी वांट्स आर अनलिमिटेड। सर उसकी जरूरतें अनलिमिटेड है, उसकी इनकम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। उसका पर्पस क्या होगा, अपनी उस लिमिटेड इनकम को उन गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाऊंगा जो कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देकर जाएंगी। उसके लिए वो डिसीजन लेता है और वही जो इंसान उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पर पैसा खर्च करे जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिल सके, उसी इंसान को बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर। तो आई थिंक आपको कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वो इंसान जो कि पैसा खर्च करता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिल सके, वो डिसीजन लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है, उसकी वांट्स अनलिमिटेड है। तो ऑफकोर्स वो डिसीजन लेगा कि भाई कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं सो डैट उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर डिफरेंस देखते हैं। सर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है? देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले ना यूटिलिटी का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी के पास कितनी ताकत है कि वो एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन दे सके, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे सके। एक कमोडिटी के अंदर कितनी पावर है? मान के चलो, सपोज करके चलो, अगर मैं अपने इस मोबाइल को यूज करता हूं बच्चों, मैं इस मोबाइल को यूज कर रहा हूं, तो इस मोबाइल की कितनी यूटिलिटी है, इस मोबाइल में कितनी ताकत है कि ये मेरी सेटिस्फेक्शन को, मेरे को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा सके। तो सर जो जितनी सेटिस्फेक्शन मेरे को देगा उतनी ही इस डिवाइस के अंदर यूटिलिटी है या नहीं है? हाँ जी सर है। तो यूटिलिटी को मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से सेटिस्फेक्शन। तो सर अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलता है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलता है, यानी कि जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट थे, वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जब हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम लोग क्वांटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब मैं गया बाजार, मैंने सर एक प्लेट डोसा खाया, मैंने एक डोसा खाया, मसाला डोसा खाया। उस डोसा खाने के बाद मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसको मैं एक नंबर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बात ही समझ में नहीं आई? मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को बेटा ये चीज इम्प्रैक्टिकल लग रही होगी कि सर ऐसा तो होता नहीं है, हम कैसे पता कर सकते हैं? बट पुराने इकोनॉमिस्ट ने बोला हम ऐसा कर सकते हैं। अभी आपको बिल्कुल दिमाग नहीं मारना, अभी आप बस इस चीज को समझो। पुराने इकोनॉमिस्ट की ये थ्योरी थी, वो हमें अभी के लिए एक्सेप्ट करनी है कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं। आपने कोई भी गुड्स कंज्यूम करा, आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आप एक क्वांटिटी, एक नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सर वही है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन क्वांटम ऑफ सेटिस्फेक्शन। सर क्वांटम मतलब क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि आप कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग अपनी सेटिस्फेक्शन की क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हो ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कमोडिटी, अगर आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैं बताता हूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट तक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब आप एक जब किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो एक पॉइंट तक कंज्यूम करते हो, नहीं करते? अगर आप वहां तक कंज्यूम करोगे तो आपको अपने पैसे की वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज उसके बाद आपको पैसे की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जिस पॉइंट तक आपको अपने रुपया की वैल्यू मिल रही है, जिस पॉइंट तक आपके पैसे वसूल हो रहे हैं ना, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं तो सर हमें यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा अगर हमें कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ना है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पुराने यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दिया करते थे। यहाँ पर बच्चों लिख लो कौन दिया करते थे सर? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दिया करते थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लियर है सर? दूसरा यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कौन सा होता है सर? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच सर ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दिया, यानी कि ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बाद जो हमारी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बाद जो हमारे इकोनॉमिस्ट आए ना, उन्हें बोलते हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बोली कि भैया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच तो कोई अप्रोच ही नहीं है,
क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हम लोग अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर की फॉर्म में लिख सकें, बिकॉज सेटिस्फेक्शन इज अ फीलिंग। हमें कितना अच्छा फील हो रहा है, हम उसे नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन हाँ, हम उसे रैंक कर सकते हैं। मतलब मान के चलो मैंने बेटा एक सेब खाया और मैंने एक आम खाया, मैंने एक एप्पल को कंज्यूम करा, मैंने एक मैंगो को कंज्यूम करा। मेरे को एप्पल को कंज्यूम करने के बाद कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसे नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, मैंगो को कंज्यूम करने के बाद नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, बट मैं ये बता सकता हूं कि एप्पल खा के ज्यादा मजा आया या मैंगो खा के ज्यादा मजा आया। यानी कि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन को रैंकिंग कर सकता हूं कि अगर मैंने 5 यूनिट्स को कंज्यूम करा है, मैंने 5 कमोडिटी को कंज्यूम करा है, तो किस कमोडिटी ने मेरे को सबसे ज्यादा मजा दिया तो उसे रैंक 1 दे दो, और किस कमोडिटी ने मेरे को सबसे कम सेटिस्फेक्शन का सबसे कम मजा दिया उसको मैं लास्ट वाली रैंक दे दूंगा। तो सर रैंकिंग कर सकते हैं हम लोग। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में भी वही है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अ कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस। सर यहाँ पे कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को रैंक कर सकता है। रैंक के अंदर रैंकिंग में तो लगा सकता है, नंबर नहीं दे सकता, रैंकिंग में लगा सकता है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलता है कि आप कुछ भी कंज्यूम करोगे उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को आपको क्वांटिटी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्वांटम, एक वर्ड याद रखना बेटा, क्वांटम ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी कि क्वांटिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन। और वहीं पर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपनी सेटिस्फेक्शन को रैंक कर सकते हैं, रैंकिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। They were of the opinion that it is impossible to measure the utility in absolute terms. In absolute terms मतलब exact terms, आप उसे नंबर नहीं दे सकते। क्लियर है या फिर नहीं है? आइए आगे देखते हैं। अब आज की इस क्लास में हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसमें आपको समझना पड़ेगा सर यूटिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। आइए देखिए सर, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। सर एक कमोडिटी के पास कितनी ताकत है कि वो एक कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई कर सके। सर एक कमोडिटी के पास ताकत को ही बोलते हैं यूटिलिटी। हम बोलते नहीं बोलते, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, हमने मम्मी पापा से बोलते थे, मम्मी या पापा से बोलते, पापा एक खिलौना दिलवा दो। हम छोटे थे, हमें नहीं पता था कि वो खिलौना हमारे काम का है या फिर नहीं है, तो हमारे मम्मी पापा हमको बोलते थे, बेटा ये चीज़ जो तू खरीदने की बात कर रहा है ना, ये तेरे किसी काम की नहीं है। इसका मतलब वो हमें ये सिखाते थे कि ये जो तू खिलौने की जिद कर रहा है ना, इसकी पास कोई यूटिलिटी नहीं है, इस खिलौने की कोई भी यूटिलिटी नहीं है, इस खिलौने के पास कोई भी ताकत नहीं है कि ये तेरी वांट को सेटिस्फाई कर सके। तुझे दूर से देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये एक्चुअल में तेरे किसी काम का नहीं है। तो दिस टॉय इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ यूटिलिटी। इसके पास कोई ताकत नहीं है कि तेरी वांट को सेटिस्फाई कर सके। बात ही समझ में नहीं आई। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे काम का है तो वो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी हाई है, अगर कोई प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है तो उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी हाई नहीं है, लो है। अब ऐसा पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। कोई प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाले के लिए नहीं है, और कोई प्रोडक्ट सामने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर किसी कंज्यूमर के लिए कोई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब हाईली यूटिलिटी प्रोडक्ट है, और नहीं है तो लो यूटिलिटी प्रोडक्ट है। तो यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसे बेटा याद कर लो, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। प्रोफेसर हॉब्सन कहते हैं यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ वांट। कहने का मतलब यूटिलिटी का मतलब हो गया कि एक गुड के पास कितनी क्षमता है कि वो दूसरे की वांट को सेटिस्फाई कर सके। भाई एबिलिटी, क्षमता। आप अगर किसी गुड्स के पास कोई गुड्स एक्चुअल में काम का है, हम देखते हैं ना बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जैसे गूगल मैप है, गूगल मेल है, खुद गूगल है, गूगल सर्च इंजन जैसे बोलते हैं, उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके पास बहुत एबिलिटी है, बहुत ताकत है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है। बात समझे नहीं समझे बच्चों? यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर सेटिस्फेक्शन आर नोन एज यूटिल्स। अब बच्चों मैंने आपसे एक चीज़ तो बोल दी कि जब आप कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी यूनिट को कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को आप नंबर की फॉर्म में लिखोगे, तो उस नंबर को कोई यूनिट तो देना पड़ेगा। जैसे हम लोग जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट के बाद उसकी एक यूनिट लिखते हैं कि 5 मीटर, तो लेंथ को नापने के लिए मीटर होता है, वेट को नापने के लिए लीटर होता है,
ठीक है, किलोग्राम होता है, ऐसे करके यूनिट्स होती है नहीं होती है। मनी को नापने के लिए रुपीस होते हैं, तो ऐसे करने के लिए यूनिट्स होती है नहीं होती हैं। ऐसी सर यूटिलिटी को नापने के लिए एक यूनिट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, यूटिल्स, जिसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, यूटिल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने एक प्लेट ऑफ छोले भटूरे कंज्यूम करा, एक प्लेट ऑफ छोले भटूरे कंज्यूम करा, जिसको कंज्यूम करने के बाद मेरे को मान के चलो कितनी यूटिलिटी मिली सर, 20 यूटिल्स मिली। तो 20 यूटिल्स इज अ यूटिलिटी ऑब्टेन्ड आफ्टर कंज्यूमिंग 1 प्लेट ऑफ छोले भटूरे। बात आ गई समझ में बच्चों, नहीं आ गई? ओके, नेक्स्ट देखिए, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं आपको ना कुछ चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक बार क्या हुआ था, मैंने बचपन में अपनी मम्मी से बोला, देखो मैं आपको बता दूँ, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ छोले भटूरे, मैं बहुत पसंद करता हूँ बच्चा छोले भटूरे खाना। मैंने ना बचपन में एक बार अपनी मम्मी से बोला, मम्मी कि दुनिया में हम लोग इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, क्यों ही खाते हैं, मतलब छोले भटूरे इतनी प्यारी चीज़ है तो हमें बाकी चीज़ें खाने की ज़रूरत ही क्या है, हमें नहीं खानी चाहिए। हमें ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाने चाहिए, हमें दिन में छोले भटूरे, लंच के टाइम पे छोले भटूरे खाने चाहिए, डिनर के टाइम पे छोले भटूरे खाने चाहिए। अब मम्मी ने ये बात सुन के मेरी बड़ी परेशान। मम्मी बोली कि ठीक है बेटा, तेरी बात बिल्कुल मान ली, अब मैं तेरे को छोले भटूरे ही खिलाऊंगी। मैं भी बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अरे वाह मज़े आएंगे, अब तो हर बार मेरे को छोले भटूरे खाने को मिलेंगे। तो अब मम्मी ने क्या करा बच्चा, मेरे को ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खिलाए, मेरे को लंच में खिलाए, डिनर में खिलाए, अगले दिन सुबह उठा तो छोले भटूरे खिलाए। तो उससे हुआ क्या, उससे मेरा बिहेवियर क्या था, हर बार छोले भटूरे खाने के बाद मेरा बिहेवियर कैसा था, आओ देखो इस चीज़ को समझते हैं। जब मैंने फर्स्ट प्लेट ऑफ छोले भटूरे कंज्यूम करी, इसे मैं बोल सकता हूँ बेटा यूटिलिटी शेड्यूल बोल लेता हूँ, इसे यूटिलिटी शेड्यूल बोल देता हूँ। इधर बच्चों ध्यान से देखना, जब मैंने फर्स्ट प्लेट ऑफ छोले भटूरे कंज्यूम करी तो बच्चों मेरे को कितना मिला सर, 20 यूटिल्स मिले। कितनी यूटिल्स मिले सर मेरे को, 20 यूटिल्स मिले। जब मम्मी ने पहली बार मेरे को छोले भटूरे खिलाए तो मेरे को उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना था सर, 20 यूटिल्स। मेरे को 20 यूटिल्स मिले, यानी कि मेरे को 20 सेटिस्फेक्शन मिला। क्लियर है? ये मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में खाए, मम्मी ने लंच में सेकंड प्लेट ऑफ छोले भटूरे खिलाई, मेरे को मज़ा आया, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला, बट पहली वाली से कम मिलेगा। आप देखते होंगे बार बार आप किसी सेम चीज़ को कंज्यूम करते हो, या बार बार आप किसी सेम चीज़ को रिपीट करते हो, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हो, तो आप बोर हो जाते हो, यानी कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है। तो वही क्या हुआ, जब मैंने सेकंड प्लेट कंज्यूम करी तो मेरे को जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन था वो 16 रह गया। थर्ड प्लेट को कंज्यूम करने के बाद 12 रह गया, फोर्थ प्लेट को कंज्यूम करने के बाद 8 रह गया, फिफ्थ प्लेट को कंज्यूम करने के बाद 4 रह गया, सिक्स प्लेट को जैसे ही मैंने कंज्यूम करा, यानी कि देख रहे हो बच्चों मेरा सेटिस्फेक्शन कम होता चला जा रहा है। मैं जैसी एक प्लेट और कंज्यूम करता चला जा रहा हूँ, जैसे ही मैं एक प्लेट और कंज्यूम करता हूँ तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। अब बेटा अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे ही मैंने सिक्स्थ प्लेट कंज्यूम करी, मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मेरे को मज़ा नहीं आया, मेरे को मज़ा नहीं आया, यानी कि मेरा यूटिल्स कैसी रही सर, 0। और जैसे ही मैंने सेवन्थ प्लेट ऑफ छोले भटूरे कंज्यूम करी, यानी कि जैसे ही मम्मी ने मेरे को 7वीं बार छोले भटूरे खिलाए, सर मैंने उल्टी कर दी, मैंने वोमिट कर दी और मेरा यूटिलिटी सर नेगेटिव में चला गया। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? यानी कि आपको जो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि सेकंड कंज्यूम करने के बाद 16 मिला, थर्ड कंज्यूम करने का 12 मिला, एक प्लेट को कंज्यूम एक्स्ट्रा करने के बाद जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली उसी को बोलते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी। और हर बार जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना वो कम होती चली जाती है, वो कम होती चली जाती है। फिलहाल आप मार्जिनल यूटिलिटी को समझो, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि सर कम क्यों होती है, उसके बारे में देखते हैं। फिलहाल आप ये समझो मार्जिनल यूटिलिटी, बच्चा समझ में आ गया? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे ही आपने एक प्लेट छोले भटूरे की कंज्यूम करी, आपको उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं सर मार्जिनल यूटिलिटी। कि सेकंड प्लेट को कंज्यूम करने के बाद 16 मिला, फोर्थ को कंज्यूम करने के बाद 8 मिला। क्लियर है? और सर ये मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, ये मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी बिकॉज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, आप जब बार बार किसी चीज को रेगुलरली कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा। जैसे आप अपने आसपास भी नोटिस करते हो कि मान के चलो मम्मी ने कभी कभी कोई खाना ज़्यादा बना दिया, वो आपको सुबह भी वही खिला रही है, शाम को भी वही खिला रही है, तो आप कहते नहीं कहते मम्मी पक गया हूँ अब मुझे ये नहीं खाना,
बात ही समझ में नहीं आई। आप किसी जगह पर जाते हैं, आपको डेली उस जगह पर जाना है और आप सेम रूट से जाते हैं, सेम मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, आप पक जाते नहीं पक जाते कि यार आज मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा या फिर आज दूसरे व्हीकल से जाऊंगा, आज मैं मेट्रो से नहीं, आज मैं ऑटो से जाऊंगा या बस से जाऊंगा, है ना। अब शादीशुदा इंसान के साथ भी बच्चे यही होता है, वो अपनी बीवी को डेली देख देख के पक जाता है, ठीक है, आ जाओ वापस इधर। तो जब आप सेम चीज़ को कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं और वो कम होता चला जाता है। अगर हम सर सारी मार्जिनल यूटिलिटी को मिला दें, अगर हम सारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को मिला दें तो सारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को मिलाने के बाद बच्चों हमारे पास बचेगा क्या, टोटल यूटिलिटी। आओ बच्चों देखते हैं। सर पहली मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी तो सेम होने वाला है, ठीक है। सेकंड देखो, जब मैंने सेकंड यूनिट कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी क्या थी सर, पहली की 20 थी, सेकंड की सर 16 थी, यानी कि 36 हो गई। जैसे ही मैंने थर्ड यूनिट फिर कंज्यूम करा, यानी कि मेरी टोटल यूटिलिटी 20 + 16 + 12 यानी कि बच्चों 48 हो गई। जैसे ही बच्चों मैंने फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करा तो मेरी टोटल यूटिलिटी 20 + 16 + 12 + 8 यानी कि बच्चों 56 हो गई। जैसे बच्चों मैंने फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी सर 16 + 12 + 8 + 4 = 60 हो गई। और सर जैसे ही मैंने सिक्स यूनिट को कंज्यूम करा तो 20 + 16 + 12 + 8 + 4 + 0 = तो इससे ये पता लगा कि फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट पर टोटल यूटिलिटी मेरी सेम है। और सर जैसे ही मैंने सेवन्थ यूनिट को कंज्यूम करा तो मेरी टोटल यूटिलिटी सर कितनी हुई होगी सर 56, कम हो गई। बच्चों बात समझ में आई या फिर नहीं आई। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट, ठीक है। और टोटल यूटिलिटी जब आप सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को प्लस कर दो तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। आइए बच्चों देखो अब जरा इसके बारे में देखते हैं। सर टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। अब अगर हम इस एग्जांपल में बच्चों देखें, जब मैंने सारी यूनिट्स को कंज्यूम करा, अगर मैं फोर्थ यूनिट तक कंज्यूम कर रहा हूँ, फिफ्थ यूनिट तक कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरे को टोटल कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसी को हम बोलते हैं सर टोटल यूटिलिटी, जो कि इस डेफिनेशन में आपके लिए गिवन है। तो सर टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या था? सर टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या था कि मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3 थर्ड यूनिट, और ऐसे करते करते मार्जिनल यूटिलिटी n यूनिट्स तक। यानी कि अगर हम n यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी n यूनिट्स तक प्लस कर दो तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। यानी कि सारी, बच्चों ध्यान से सुनना, सारी मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस कर दोगे तो आपके पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? अगर इसमें शॉर्ट में लिख सकता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? अब सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। सर यहाँ पे गिवन कमोडिटी क्या है? अगर मैं इसकी बात करूँ, गिवन कमोडिटी क्या है? गिवन कमोडिटी में छोले भटूरे मान रहा हूँ, तो छोले भटूरे की जैसे ही मैंने एक और यानी कि तीसरी प्लेट कंज्यूम करी, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 12 था। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा बच्चों, क्या बोल रहा है, डेराइव्ड फ्रॉम वन मोर यूनिट। वन मोर यूनिट यानी कि एक और यूनिट, एक और प्लेट जैसी मैंने छोले भटूरे की कंज्यूम करी, उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी मेरी कितनी थी सर? 12 थी। तो सर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट। टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट। क्लियर है या फिर नहीं? कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत आसान है। टोटल यूटिलिटी मतलब सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को प्लस कर दो, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक यूनिट और कंज्यूम करने के बाद कितना और सेटिस्फेक्शन मिला, उसका फॉर्मूला देखेंगे तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स ये होता है। अब बच्चों एक बार ना ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूटिलिटी कर्व, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? यूटिलिटी कर्व। एक बार वो और देख लेते हैं। यानी कि कुछ ही नहीं करना, इसको हम लोगों को बस किस पे प्लॉट करना है? एक कर्व पे प्लॉट करना है। आइए बच्चों देखते हैं, आइए बच्चों देखते हैं। देखो पहले बनाऊंगा बच्चों में टोटल यूटिलिटी कर्व। पहले बनाऊंगा बच्चों में क्या? टोटल यूटिलिटी कर्व। ये बच्चों एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये बच्चों क्या होता है हमारा? वाई एक्सिस होता है।
ये हमारा बच्चों ओरिजिन होता है। मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों यूनिट्स, इसको मान लेते हैं सर यूटिलिटी, इसको मान लेते हैं सर टोटल यूटिलिटी। इसको मान लेते हैं टोटल यूटिलिटी। यूनिट्स मैंने कंज्यूम कितनी करी है बच्चों? 7 यूनिट्स को कंज्यूम करा है मैंने। 7 यूनिट को कंज्यूम कराने की 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल यूटिलिटी मेरे को कितनी मिली है सर? टोटल यूटिलिटी मेरे को मिली है 60 तक, मैक्सिमम मेरी 60 पहुंची है। तो उसको यहाँ पे प्लॉट कर दो। 10 20 30 40 50 60। कोई प्रॉब्लम? आओ बच्चों इसको प्लॉट करते हैं, आ जाइए बच्चों इसको प्लॉट करते हैं। तो सर जब मैंने पहली यूनिट कंज्यूम करी तो मेरे को टोटल यूटिलिटी कितनी मिली सर? 20 मिली। पहली यूनिट के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी मिली सर? 20 मिली, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। सर सेकंड यूनिट को कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी 36 मिली, यानी कि कहीं ना कहीं इस जगह पर आएगा, कहीं ना कहीं बच्चों इस जगह पर आएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने तीसरी यूनिट कंज्यूम करी तो मेरी टोटल यूटिलिटी 48 हो गई। तीसरी यूनिट के बाद टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी होगी सर? 48 हो गई, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इधर जाएगा। फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने का 56 हो गई, यानी कि मेरा लगभग इधर आएगा। ठीक है, फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने के बाद 60 हो गई, यानी कि सबसे यहाँ पर रहा। सिक्स यूनिट के बाद भी मेरी कितनी रही सर? 60 रही, इधर ही बराबर में। और सेवन्थ के बाद मेरी फिर से 56 हो गई, यानी कि यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? ये मेरे पास पॉइंट्स निकल कर आए, ये मेरे पास सारे पॉइंट्स निकल कर आ गए। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? इन सारे पॉइंट्स को जोड़ना है, इन सारे पॉइंट्स को मेरे को जोड़ना है। आओ बच्चों, तो मेरा टोटल यूटिलिटी कर्व बच्चों ये बना। मेरा टोटल यूटिलिटी कर्व बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरा सर टीयू कर्व हो गया, ये बच्चों मेरा क्या हो गया? टीयू कर्व हो गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। सर अब मैं बनाता हूँ एक क्या अपना मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। सर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व सर सेम बनाएंगे हम लोग। 7 यूनिट कंज्यूम करी है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? और इधर बनाएंगे सर वो कितनी थी? हम एक काम करते हैं इसमें, इसका ले लेते हैं 4 के पे गैप ले लेते हैं, यानी कि 4 8 12 16 20। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ बच्चों देखते हैं इसको। जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी थी तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना था? तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 20 था। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी थी तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी सर 16 था। थर्ड यूनिट जब मैंने कंज्यूम करी थी तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी सर 12 था, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 12 था। क्लियर है? फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने का मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 8 था। फिफ्थ को कंज्यूम करने का मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 4 था। सिक्स पे मेरा 0 था। और सेवन्थ पे सर मेरा नेगेटिव पहुंच गया था। तो सेवन्थ पे मेरा नेगेटिव पहुंच गया था, यानी कि कहीं नीचे पहुंच गया था इधर की साइड। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा? अब बच्चों देखना, जैसे ही मैंने ये यूनिट को इसको मैंने इसके साथ जोड़ा, इसको मैंने इसके साथ जोड़ा, तो मेरा कुछ ग्राफ इस तरीके से बना। तो मेरा कुछ मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। हाँ जी सर, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब बच्चों दोनों चीज़ में ना ध्यान से देखना, सुनो। सर एक लाइन यहाँ पे बीच में आ रही है, देखो सर यहाँ से स्टार्ट हुई, यानी कि ये इस चीज़ को देखो बच्चों, इन पॉइंट्स को देखो, जो मैंने आपके पॉइंट्स प्लॉट करे हैं। थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा मैं बच्चों और डार्क कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सर इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखो। अब इस चीज़ से ना मेरे को क्या पता लगा? सर मेरे को एक चीज़ पता लगी। क्या? ये एरिया कौन सा है जहाँ पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, यानी कि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है सर? पॉजिटिव है। और सर इस एरिया में क्या है सर? इस एरिया में क्या है सर? नेगेटिव है। यहाँ पे मेरा नेगेटिव हो गया। ठीक है, और इस लाइन पर क्या है सर? न्यूट्रल, यानी कि 0। न्यूट्रल यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या? 0। तो मेरे पास 3 सिचुएशन बनी। पहली सिचुएशन व्हेन
mu क्या था मेरा, mu इज पॉजिटिव। जब मेरा mu क्या था सर, mu मेरा पॉजिटिव था। तो जब मेरा mu पॉजिटिव था तो मेरा tu क्या हो रहा था, tu इंक्रीजेस। सर मेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा था। सेकंड क्या बना, जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो, जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो था तो मेरा टोटल यूटिलिटी क्या पहुंचा, टोटल यूटिलिटी मेरा मैक्सिमम हो गया, tu इज मैक्सिमम। थर्ड पॉइंट क्या था सर, जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव था तो मेरा टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग। तो बच्चों बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था हमारा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, कि टोटल यूटिलिटी को, अगर टोटल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट होगा, जब सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को प्लस कर देंगे। मार्जिनल यूटिलिटीज 3 पार्ट्स में होती हैं, पहली पॉजिटिव, सेकंड जीरो, थर्ड नेगेटिव। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा तो मेरा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा होगा। देखो ये पॉजिटिव है ना, तो मेरा टोटल यूटिलिटी क्या कर रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है। मेरा टोटल यूटिलिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और सर जब इस जगह पर नेगेटिव आया तो ये क्या कर रहा है, इस जगह पर सर डिक्रीज कर रहा है। इस जगह क्या कर रहा है सर, ये डिक्रीज कर रहा है। और सर इस पॉइंट पर क्या है ये सर, मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर सर ये मैक्सिमम है। बात आगे समझ में नहीं आ गई। जब हमारा टोटल मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा था, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पहुंचा तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया। जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में पहुंचा तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर गया। यही 3 चीज हमें इससे मिलती हैं। क्लियर है बच्चों, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें तो बच्चों ये रहा, एक बार इसे देख लेते हैं 1 मिनट में। TU इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। सर TU इंक्रीज करेगा जब MU पॉजिटिव होगा, TU इंक्रीज करेगा जब हमारा MU पॉजिटिव होगा। व्हेन TU रीचेस इज मैक्सिमम MU बिकम जीरो। जब MU जीरो होगा तो TU अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, यानी कि जब MU जीरो होगा तो TU मैक्सिमम होगा, या फिर जब TU मैक्सिमम होगा तो MU जीरो होगा। 3 रिलेशन बनते हैं और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट पर अब हो गया, इसके बाद और कंज्यूम करने की जगह ही नहीं बची है। अगर हम इसके बाद और कंज्यूम करेंगे तो वॉमिट हो जाएगा, यानी कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में पहुंच जाएगी। क्लियर है। व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सटाइटी, यानी कि पॉइंट ऑफ सटाइटी के बाद, सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी अगर आप कंजम्पशन करोगे तो TU स्टार्ट्स फॉलिंग, यानी कि जब MU हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा TU क्या करने लगेगा सर, फॉल करने लगेगा। सर TU हमारा क्या करने लगेगा, फॉल करने लगेगा। यानी कि जो ये वाला पॉइंट था ना हमारा सर, ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था सर, पॉइंट ऑफ सटाइटी। ये सर था हमारा पॉइंट ऑफ सटाइटी। क्लियर है सर, ये हमारा पॉइंट ऑफ सटाइटी था। आ जाओ बच्चों, अब सर लास्ट आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU। सर लॉ ऑफ DMU ये हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। बच्चों मैंने एक बात बोली थी कि जब हम बार बार जब मम्मी मेरे को छोले भटूरे खिला रही थी, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी, तो हर बार जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो कम होता चला जा रहा था। मैंने ये बात बोली नहीं बोली? आप सब लोग भी इस बात से एग्री करते हो। क्यों करते हो? कि ये चीज आप अपने साथ देखते हो, ये एक कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। बात आई समझ में नहीं आई? सर इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती चली जाती है, वो डिक्रीज होती चली जाती है जब भी हम सेम कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करते हैं। सर इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। जब हम एक ही कमोडिटी के ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। सर जब भी हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाती है। इसी को बोलते हैं सर लॉ ऑफ DMU। आप जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, सेम चीज को बार बार कंज्यूम करते हैं तो एक बार आप उसे पक जाते हैं, फिर उसे आप खाना छोड़ देते हैं। क्यों? आप पे लॉ ऑफ DMU अप्लाई हुआ। आप सेम रूट फॉलो करते हैं किसी जगह पर जाने के लिए तो आप उससे तक पक जाते हैं, जरूरी नहीं खाने पीने से ही। आप किसी चीज को फॉलो करते हैं उससे तक पक जाते हैं कि नहीं भाई अब मैं दूसरी जगह से दूसरे रूट से इस जगह पर जाऊंगा। जब आप क्या बोलते हैं
सेम कंपनी का फ़ोन यूज़ करने लगते हैं ना, तो आप उससे भी पक जाते हैं कि नहीं यार अब फ़ोन चेंज कर देते हैं, इसे देख देख के पक चुका हूँ अभी और नहीं। बात समझे या फिर नहीं समझे? ज़रूरी नहीं कि आपके खाने पीने भी लगेगा, कपड़ों पर भी लग सकता है, कोई चीज़ को यूज़ करते हैं उस पर भी लग सकता है, किसी भी पर भी। बट आप डेली डेली जब उस चीज़ का यूज़ करते हैं आप उससे पक जाते हैं, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर इसके अजम्पशन क्या होते हैं? सर अजम्पशन क्या होते हैं, आइए बच्चों देखते हैं। पहला सर कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मतलब अगर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना है तो आपको यह चीज माननी पड़ेगी कि आपको अपनी यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर आप यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं तभी आप लॉ ऑफ डीएमयू अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। It is assumed that the utility can be measured and the consumer can express the satisfaction in quantitative terms. आप अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन को तभी आप पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। सेकेंड है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सर इस वाले पॉइंट को ना मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी पढ़ाऊंगा। अभी आपके समझ में नहीं आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा ना कि 1 रुपया खर्च करने के बाद यूटिलिटी कैसे मिलती है तो उस जगह पर आपको समझ में आएगा, अभी इसको छोड़ दीजिए। थर्ड वाला क्या है, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। इट इज अज्यूम्ड दैट अ रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। जब मैं बार बार छोले भटूरे खा रहा था बेटा, मैं एक रीजनेबल क्वांटिटी खा रहा था, यानी कि हर बार जब मैं किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था तो उससे अपना पेट भर रहा था। ऐसा नहीं मैंने उठाया और 2 गस्ते छोले भटूरे खाए, 2 बाइट मैंने छोले भटूरे खाए और मैं बोल दूंगा मेरे ऊपर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है। नहीं, लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है आप जब भी खा रहे हैं, आप जब भी किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो रीजनेबल क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं। फोर्थ होता है सर क्या, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। इट इज अज्यूम्ड दैट द कंजम्पशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मतलब जब आप मेरे को छोले भटूरे खा रहे थे ना, इसका मतलब ये था कि जब भी मैं कुछ खाना खा रहा हूँ मैं बच्चों हर बार छोले भटूरे खा रहा हूँ, बीच में कोई और गुड्स को मैं यूज़ कर ही नहीं रहा। अगर मैं सुबह कुछ खा रहा हूँ तो छोले भटूरे, दोपहर में कुछ खा रहा हूँ तो छोले भटूरे, यानी कि माई कंजम्पशन इज कंटिन्यूस, बीच में मैं किसी और गुड्स का कंजम्पशन नहीं कर रहा। नो चेंजिंग क्वालिटी। सर क्वालिटी हर बार सेम रहनी चाहिए, क्वालिटी के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। सपोज करके देखो, सुबह कोई मैंने चीज़ खाई और मैं पक गया खाकर, मतलब मैं सुबह तक छोले भटूरे खाए और मैं पक गया, मैंने ठान लिया अब मैं छोले भटूरे खाऊंगा ही नहीं। मम्मी ने बोला बेटा अब खा के देख, मैंने एकदम तड़का बनाकर लगाया है, ऐसे वैसे मतलब नए तरीके से बनाया, तो मैं खा लूंगा, क्वालिटी बेटर हो गई, मैं खा लूंगा। बात ही समझ में नहीं है तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या हो गया, अप्लाई होना बंद हो गया। तो लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि भैया हर बार जो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सर रेशनल कंज्यूमर, रेशनल कंज्यूमर का मतलब एक कंज्यूमर ऐसा कंज्यूमर होना चाहिए जो कि अपने पैसे को पूरा वसूल करे। देखो 2 तरीके के कंज्यूमर होते हैं, आपके भी 2 तरीके के दोस्त होते होंगे। एक ऐसे जो कहते हैं अरे यार पैसे नहीं है पूरे वसूल के लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द रेशनल कंज्यूमर। और दूसरा कंज्यूमर ऐसा होता है अरे कोई बात नहीं जाने दे। तो सर लॉ ऑफ डीएमयू उस कंज्यूमर पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो बार बार कंज्यूम करेगा, उसे अपने पैसे की वैल्यू भी नहीं है, वो कहेगा अरे कोई नहीं खर्च कर दो, क्या ही जा रहा है, उसे सेटिस्फेक्शन से मतलब ही नहीं है। एक कंज्यूमर वो कहता है नहीं अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ मुझे 100 रुपये का सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो लॉ ऑफ डीएमयू रेशनल कंज्यूमर पे खर्च होता है। द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रेशनल हु मेजर्स, कैलकुलेट्स एंड कंपेयर्स द यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एंड एम्स एट मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन। हम सबके घर वाले मम्मी पापा रेशनल कंज्यूमर होते हैं। वो कोई 100 रुपये का आइटम भी खरीदने जाते हैं तो 4 दुकानों पर जाकर सर्च करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं और देखते हैं कि किस दुकान से खरीदने के बाद हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन से मतलब ही नहीं होगा ना उस टाइम पर। 7th है क्या, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल द कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर आर इंडिपेंडेंट। सर मैं छोले भटूरे खा रहा था, छोले भटूरे अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डिश है, वो किसी और चीज़ के साथ नहीं खाई जाती। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? अब सपोज करो कि मैं कोई ऐसी यूनिट को कंज्यूम करता हूँ जो कि डिपेंडेंट है, जो कि सर क्या है, डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं डोसा खा रहा हूँ तो डोसा इज डिपेंडेंट अपॉन द सांभर। भाई सांभर और डोसा मिलाकर एक इंडिपेंडेंट डिश बनेगी, लेकिन मम्मी मेरे को खाली डोसा खिला रही है, मम्मी ने सांभर ही नहीं बनाया, मैं पक गया, मैं कहूँगा अब नहीं खाऊंगा, बट मम्मी बोलेंगी बेटा मैंने सांभर और साथ में बना दिए खा ले। तो क्या हुआ कि उसकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर आ गई या फिर नहीं आ गई? सर जब डिपेंडेंसी आ गई तो मैं और खा लूंगा, लॉ ऑफ डीएमयू हो गया बेकार हमारा। बताओ सोच के देखो, जैसे ही आपके साथ उस डिश के साथ एक और चीज़ आपको खाने को मिल गई, डिपेंडेंसी बढ़ गई उस डिश की, आप खा लोगे?
लॉ ऑफ डीएमयू बेकार। तो सर इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। सर ये भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी पढ़ाऊंगा एमयू के बारे में। 9th होता है सर फिक्स इनकम एंड प्राइसेस। सर एक कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स होनी चाहिए और वो जिस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है उस कमोडिटी का प्राइस भी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जब उसकी इनकम फिक्स होगी तो उसकी वांट्स भी फिक्स रहेंगी, उसका रेशनलिटी भी फिक्स रहेगी। और सर जब प्राइसेस फिक्स रहेंगे तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी क्या होगी, फिक्स रहेगी। तो इट इज एज्यूम्ड दैट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स विच द कंज्यूमर विशेस टू परचेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो सर प्राइस और इनकम भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। बात ही समझ में या फिर नहीं आई। 10 है सर परफेक्ट नॉलेज। सर कंज्यूमर को पता होना चाहिए, कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द वेरियस चॉइसेस अवेलेबल टू हिम। सर मार्केट में कितनी गुड्स, अब जैसे मान के चलो मैं गया एक दुकान पे कुछ खरीदने के लिए, उसने मेरे को बोला सर ये 10,000 रुपये का है और यही है, इसके अलावा मार्केट में कुछ और नहीं आता। मेरे को नहीं पता होगा तो मैं वो लेकर आ जाऊंगा, मेरी मजबूरी हो गई। क्या मैंने एक रेशनल कंज्यूमर वाला काम करा? सर नहीं करा, मैं और जगह जाके चेक ही नहीं करके आया ना। लेकिन अगर मेरे को पक्का नॉलेज है कि हाँ ये सामान और किस किस दुकान पे मिलेगा और किस किस ब्रांड में आता है, तो मैं सब चीज़ों को चेक करूँगा। तो परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ डीएमयू अच्छे से काम करेगा। तो ये कुछ आपके 10 अजम्पशंस थे, जिसमें से हमने अभी 8 पढ़े हैं, 2 हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, आपको बच्चा तभी समझ में आएंगे। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो बच्चों आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इस लेक्चर में हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, यानी कि जिसे हम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, एक कमोडिटी को और कंज्यूम करने के बाद एडिशनल कितना हमें यूटिलिटी मिली उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को मिला देंगे तो टोटल यूटिलिटीज़ हमारे पास बनकर आता है। उसके फिर हमने रिलेशन देखे कि अगर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। अगर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया तो हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सर लॉ ऑफ डीएमयू। कहने का मतलब वही, जब हम बार बार एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी हमारा डिक्रीज करेगा। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, पढ़ते रहिएगा और प्लीज़ बच्चों इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे बच्चों आपके साथ उनकी भी नॉलेज बढ़े। बच्चों सबका साथ सबका विकास। क्लियर है बच्चों? टाटा, बाय बाय, गुड बाय एवरीवन एंड कीप लर्निंग।